नमस्ते डियर व्यूअर्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डेरिवेशन शुरू किया था गैस लॉज का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से, हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये 4 लॉज को डिराइव किया था। पहले हम लोगों ने बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन देखा, बड़ा ही सिंपल था। ओके, चार्ल्स लॉ का, रेग्नॉल्ड्स लॉ और परफेक्ट गैस इक्वेशन का, इन चारों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, कवर कर लिया था। ओके, तो आज के इस वीडियो में जो हमारा डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट 2 है। ओके, जहाँ पे ये 4 लॉज आपको मिलेंगे, वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, पहले अवोगाद्रोस लॉ को ऑब्टेन करेंगे, जो हमें ये कहता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग ले एट इको सेम कंडीशंस, तो जो गैसेस है उसमें जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है वो सेम होता है, डेट इज N1 इज इक्वल टू N2। उसके बाद हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को थोड़ा डिराइव करने का और समझने का कोशिश करेंगे, और फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। ओके, तो चलिए हमारा जो डेरिवेशन है सबसे पहले, डेट इज अवोगाद्रोस लॉ का, उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को थोड़ा समझते हुए हम लोग काम करने का कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि अपने पास क्या है, मान लीजिए कि 2 कंटेनर है। ओके, जस्ट इमेजिन कि अपने पास 2 कंटेनर है। ओके, एक कंटेनर में गैस ए रखा हुआ है, एक कंटेनर में गैस बी रखा हुआ है, इस प्रकार से कि दोनों ही गैस का जो वॉल्यूम है वो सेम है, जो टेम्परेचर है वो भी सेम है। ओके, मतलब सेम टेम्परेचर पर है, और जो प्रेशर है वो भी सेम है। ओके, जस्ट कंसिडर दिस। नाउ चलिए मान लेते हैं कि हमारा जो गैस है ना, गैस ए जो है, गैस ए, इसमें जो है N1 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और हर एक मोलिक्यूल का जो मास है वो M1 है। ओके, M1। साथ ही साथ इसमें हर एक मोलिक्यूल का जो वेलोसिटी है, दैट इज कह सकते हो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते थे, उसको C1 ले लेते हैं। सिमिलर मैनर में जो हमारा गैस बी है मेरे प्यारे व्यूअर्स, उसमें मान लेते हैं कि N2 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं। ओके, और हर एक मोलिक्यूल का मास M1 है, साथ ही साथ जो वेलोसिटी है, चलिए उसको C2 ले लेते हैं। और एक कंडीशन जो ध्यान रखिएगा कि जो दोनों ही गैसेस हैं वो दोनों सेम कंडीशंस पर है, अर्थात मतलब इक्वल वॉल्यूम तो है ही, साथ ही साथ दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर भी यहाँ पर, मतलब दोनों का जो वैल्यूज़ है उसको सेम रखा गया है। ठीक है, नाउ चलिए ये जो गैस ए है, इसका अगर प्रेशर पता करो तो कितना आएगा, P इज इक्वल टू, चलो इसको P1 ले लेते हैं या PA ले लेते हैं। ठीक है, PA इज इक्वल टू 1/3। ओके, M1 भी C1 स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। उसी प्रकार से आप जब बी वाले का निकालोगे तो कितना आएगा, PB इज इक्वल टू 1/3 M1 भी माफ़ कीजिएगा, M2 होगा यहाँ पर C2 स्क्वायर। अच्छा, अब आपके मन में डाउट आएगा, यहाँ कैपिटल M1 आ रहा है, M2 ले रहे हैं, ये क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो कैपिटल M1 है ना, ये टोटल मास है गैस का, गैस ए का टोटल मास है, जो आपका इक्वल होता है किससे, मास ऑफ ईच मोलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ओके, उसी प्रकार यहाँ जो M2 है, ये क्या है, टोटल मास है गैस बी का, जो इक्वल होगा किससे, मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस बी इनटू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गैस बी। ओके, सो इन दो को, ये जो दो है, इसको हम लोग कुछ ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, PA इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 बाई B C1 स्क्वायर, एंड PB इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 बाई V C2 स्क्वायर। ओके, यहाँ तक करेक्ट है। चलिए, है ना, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया था कि दोनों क्या है, सेम कंडीशंस पर है, मतलब दोनों का प्रेशर इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या PA इज इक्वल टू PB नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो मान ही लिया ना भैया कि प्रेशर क्या है, सेम है। सो 1/3 M1 N1 बाई B C1 स्क्वायर, ये आपका इक्वल है किससे, 1/3 M2 N2 बाई V C2 स्क्वायर से। अभी 1/3 B और B कैंसिल करके आप हटा सकते हो। आपके पास बचा क्या, M1 N1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारा ये जो तो गैस है ना, गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, हमारा जो गैसेस है वो सेम टेम्परेचर पर है। ठीक है, दोनों में जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो सेम है। ओके, तो
हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल होता है ना 1/2 mc², ये एक्चुअली 3/2 kT से इक्वल होता है। मतलब है कि ये जो है ना ये डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब दोनों ही गैस का टेम्परेचर क्या है, सेम है, तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि 1/2 m1c1² जो है ये 1/2 m2c2² से इक्वल होगा? क्या ये नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं इसको 1/2 m1c1² जो है ये भी T पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और 1/2 m2c2² जो है ये भी T पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग दोनों को इक्वल ले सकते हैं। और ये जो 1/2 m1c1² ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ गैस है ना। ओके, और 1/2 m2c2² क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल ऑफ गैस बी, ये जो गैस बी हम लोग यहाँ लिए, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर आप 1/2 अगर कैंसिल करो तो देखो आपको ये दो चीज़ें मिल रही हैं, m1c1² और m2c2², ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इसमें अगर पुट करोगे तो यहाँ से आप देखो m1c1² और m2c2² कैंसिल करके हटा सकते हो, तो आपको मिलेगा n1 = n2, एंड दिस इज व्हाट अवोगाद्रो लॉ इज। अवोगाद्रो लॉ ये कहता है कि अगर हम लोग जो है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस ले रहे हैं, है ना, एट सेम कंडीशन, ओके, या ऐसा कह सकते हो एट द सेम वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके, देन दोनों गैस में जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो सेम होंगे। ये अवोगाद्रोस लॉ कहता है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला चीज़ समझ गए ना आप लोग। यहाँ पर ये जो हम लोग लिए गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर, दोनों को हम लोग कैसे इक्वल किए, ये समझ गए ना। होता क्या है, हम लोगों ने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोग ये देखे थे कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल होता है ना, या ऐसा कह सकते हो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल जो होता है वो आपका डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसी का प्रयोग किए यहाँ पे हम लोग, दोनों गैस पे ये चीज़ अप्लाई की और दोनों को इक्वल किए, ठीक है ना। होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। ओके, एंड दिस इज व्हाट रिटन हियर। Consider equal volume V of two gases A and B having same values of temperature and pressure. Let M1 be mass of each molecule, C1 be root mean square velocity, and N1 be the number of molecules of gas A and volume B. Okay, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फॉर गैस ए के लिए ये चीज़ ले लिया गया, और है ना, और फिर गैस बी के लिए भी हम लोग इसी प्रकार से कंसिडर करके जो है प्रेशर का वैल्यू ऑब्टेन की, ठीक है ना। और फिर देखिए यहाँ पर इक्वेट करके कुछ इस प्रकार से हम लोग जैसे ये अभी डिराइव किए उसी प्रकार से ये नोट्स का फॉर्म है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकते हो। दिस इज डेरिवेशन ऑफ अवोगाद्रोस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, ये तो अपना हो गया कौन सा, पांचवा, अवोगाद्रोस लॉ। अब चलते हैं कहाँ पर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर। तो अब हम लोग देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें लिख करके रखी हैं। देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या किया जाता है ना, एक मान लेते हैं कि चलिए इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हम लोगों ने n नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर ले लिया। जस्ट इमेजिन n नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर ले लिया, ये केवल समझने के लिए, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर जो गैसेस हम लोग लिए हैं, है ना, जिसको मिक्स किए हैं इस प्रकार से कि वो एक दूसरे के केमिकल प्रॉपर्टीज को हार्म ना करे, ठीक है ना, अफेक्ट ना करे। ओके, तो ऐसा मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ गैस लिए, तो हर एक गैस का जो प्रेशर है वो कुछ इस प्रकार से, पहले गैस का प्रेशर P1, दूसरे गैस का प्रेशर P2, तीसरे गैस का प्रेशर P3, एंड जो nth गैस है उसका प्रेशर P1। उसी प्रकार से आप ले सकते हो कि जो हर एक मोलिक्यूल है आपका, ओके, हर एक गैस का जो मोलिक्यूल है उसमें आप ले सकते हो कि हर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स N1 है, N2 है, ओके, N3 है, अप टू Nn, कुछ इस प्रकार से। उसी प्रकार जो n नंबर ऑफ गैस है, ओके, तो गैसेस में क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स, तो मोलिक्यूल के मासेस को ले लो, M1, M2, M3, ओके, अप टू Mn। ये गैस का मास नहीं है, ये मोलिक्यूल का मास है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। मान लो कि जो अपना पहला गैस है, ओके, है ना, जो पहला गैस है अपना, उसमें जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है अपना मोलिक्यूल्स का वो C1 है,
दूसरे गैस में जो मोलिक्यूल्स का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो c2 है, तीसरे गैस में जो मोलिक्यूल्स का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो c3 है। इसी प्रकार से cn तक आप कंसिडर कर लो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, let us consider a mixture of different gases in volume V. Okay, let these gases do not have any chemical affinity for each other. Let P1, P2, P3 up to Pn are the pressure and प्रेशर्स है, हर एक गैस का प्रेशर्स है, एंड N1, N2, N3 अप टू Nn आर द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर, है ना। मान लीजिए कि पहला जो गैस है उसमें N1 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, दूसरा जो गैस है उसमें N2 नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, इस प्रकार से। ओके, यहाँ देखिएगा, लेट M1, M2, M3 up to Mn are the masses of one molecule of respective gases of mixture. ओके, हर एक जो गैस लिए हम लोग, ठीक है, उस गैस में जो हर एक मोलिक्यूल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गैस 1, पहला जो गैस है उसमें जो भी मोलिक्यूल्स होंगे उसका मास m1, दूसरा जो गैस है उसमें जो भी मोलिक्यूल्स होंगे उसका मास m2, इस प्रकार से, ठीक है। लेट c1, c2, c3 अप टू cn आर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव गैसेस ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। जो गैसेस है उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी यहाँ पर मेंशन्ड है। नाउ तो जो अपना जो फर्स्ट गैस है, ठीक है, क्योंकि n नंबर ऑफ गैसेस को मिक्स किए तो यहाँ फर्स्ट गैस की बात कर रहा है। जो अपना फर्स्ट गैस है, ओके, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो कितना होगा, चलिए उसको P1 हम लोग पहले ही ले लिए थे P1, तो P1 किससे इक्वल होगा, 1/3 m1 n1/b c1 स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 m/b c1 स्क्वायर होता है। इसको मोस्ट जनरली आप ऐसे लिख सकते हो, 1/3 m1 n1/b c1 स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर किया गया है, ठीक है। m1 यहाँ पर क्या है, मास है आपका, ठीक है, इच मोलिक्यूल का गैस 1 में, ठीक है, और n1 क्या है, ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है फर्स्ट गैस का। b क्या है, वॉल्यूम तो सबका सेम ही है, ओके, b, और c1 क्या है आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड है या वेलोसिटी कह सकते हो आप, ओके, फर्स्ट गैस में मोलिक्यूल्स का, ठीक है। उसी प्रकार से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा सेकेंड गैस के कारण उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। थर्ड गैस के कारण भी सेम तरीके से लिखते चलेंगे। सो सिमिलरली प्रेशर एग्जर्टेड बाय nth गैस के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो आपका कुछ इस प्रकार का होगा, Pn इज इक्वल टू 1/3 mn nn/v cn स्क्वायर। सो जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट होगा बाई ऑल द गैसेस ऑफ मिक्सचर, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, जो अपना वॉल्यूम V है, ठीक है, जो अपना वॉल्यूम V है, इसमें क्या है, n नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, तो हर एक गैस के कारण जो प्रेशर होगा, ओके, वो क्या होगा, सम होगा ना। ईच गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, सबके सम को जब हम लोग लाएंगे तो हमें टोटल प्रेशर मिलेगा। वही काम हम लोग यहाँ पर किए हैं। टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाई ऑल द गैसेस ऑफ मिक्सचर, दिस इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। अब सबके एक्सप्रेशंस को यहाँ पर हम लोग ऑब्टेन किए, ये सारे एक्सप्रेशंस को आप यहाँ पर रखिए, ओके। ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ तक रखते हैं हम लोग थिंग्स को। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, कुछ इस प्रकार से हर एक प्रेशर के सम को यहाँ पर हम लोग लिखें। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, अगर मान लीजिए कि अपना ये जो सिस्टम हम लोग लिए है ना, जिसमें डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, ओके, अगर ये सेम टेम्परेचर पर होते, ओके, अगर ये सेम टेम्परेचर T पर होते, मान लीजिए दिस मिक्सचर इज एट सेम टेम्परेचर। जस्ट इमेजिन कि अगर अपना ये जो मिक्सचर है अगर ये सेम टेम्परेचर पर है ना, सेम टेम्परेचर पर होता या है, जो आप कहना चाहें, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि अपना ये जो 1/2 m1 c1 स्क्वायर है ये इक्वल होगा किससे, 1/2 m2 c2 स्क्वायर से, और ये इक्वल होगा 1/2 m3 c3 स्क्वायर से, है ना, अप टू 1/2 mn cn स्क्वायर से। अब ये चीज़ हम लोग इसके पहले जो हमारा अवोगाद्रोस लॉ था उसमें भी अप्लाई किए थे, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पर, और यहाँ पर हर एक गैस के लिए टेम्परेचर क्या है, सेम है, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है हर एक मोलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो
सेम होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम लोग सबको एक साथ इक्वल लिए। अब 1/2 अगर आप हर तरफ से कैंसिल कर दो तो आपको मिलेगा m1c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2c2 स्क्वायर इज इक्वल टू m3c3 स्क्वायर, है ना, अप टू mn स्क्वायर, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। ओके, नाउ अपना जो इक्वेशन नंबर 1 था इसको दोबारा से यहाँ पर लिखते हैं। p इज इक्वल टू 1/3 m1n1/b c1 स्क्वायर प्लस 1/3 m2n2v c2 स्क्वायर, ओके, अप टू 1/3 mn nn v/cn स्क्वायर, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन था अपना। ओके, अब यहाँ पर गौर से देखिए, हमारा m1c1 स्क्वायर m2 है ना, ये जो m1c1 स्क्वायर है, m2c2 स्क्वायर है, है ना, mn/cn स्क्वायर है, ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सब को कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, 1/3, ओके, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं n1 प्लस n2 प्लस n3, ओके, अप टू nn, और इसको हम लोग ले लेते हैं आपका mc स्क्वायर से इक्वल ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए m1c1 स्क्वायर m2c2 स्क्वायर m3c3 स्क्वायर, ये सब क्या है, आपस में इक्वल है। तो चलिए मान लेते हैं ये जो है mc स्क्वायर से इक्वल है, तो इसको mc स्क्वायर पुट कर देते हैं, इसके वैल्यू को। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा n1 है, n2 है, n3 है, ओके, इन सब के जो सम है इसको हम लोग n से इक्वल ले लें अगर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, p इज इक्वल टू 1/3 n m, यहाँ पर v था ना, हम लोगों ने v छोड़ दिया तो यहाँ v लिख लीजिएगा, ओके, बाई b c स्क्वायर, इससे इक्वल होगा। ये जो आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है p इज इक्वल टू 1/3 mn/b c स्क्वायर, ये क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है वो ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर है अपना, टोटल प्रेशर, ओके, टोटल प्रेशर exerted by a mixture of gases, total pressure exerted by a mixture of gases which do not interact with each other, है ना, क्योंकि हम लोगों ने कहा था ना केमिकल एफिनिटी, मतलब एक दूसरे के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को वो अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग कि which do not interact with each other, which do not interact with each other is equal to the sum of the partial pressure, okay, is equal to the sum of the partial pressure exerted by each gas if it alone occupy okay, if it alone occupy the same volume at same temperature। ओके, तो ये आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का डेरिवेशन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से। अब हमारे पास हमारा जो है आखिरी लॉ बचा है, डेट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। ओके, यहाँ पर देखिएगा, जस्ट इमेजिन कि अपने पास जो है दो गैसेस है, ठीक है, मान लीजिए कि है ना, दो गैसेस है, चलिए मान लेते हैं कि दो कंटेनर है। ओके, पहले कंटेनर में गैस ए है और जो दूसरा कंटेनर है उसमें गैस बी है। जस्ट इमेजिन, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। ओके, और जो हमारा पहला गैस है, ओके, उसमें जो गैस का डेंसिटी है, चलिए उसको ρ1 ले लेते हैं, और दूसरे में जो गैस का डेंसिटी है उसको ρ2 ले लेते हैं। साथ ही साथ गैस ए में जो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है उसको c1 ले लेते हैं, और गैस बी में जो मोलिक्यूल्स है उसके रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हम लोग c2 ले लेते हैं। ओके,
तो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, ओके, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि लेट टू गैसेस A and B आर एट द सेम प्रेशर P, लेट ρ1 and ρ2 आर द डेंसिटीज ऑफ गैस A and गैस B respectively, let C1 and C2 are the root mean square velocities of molecules of gas A and gas B respectively, then pressure exerted by gas A, ओके, तो गैस A के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/3 ρ1 C1 स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये जो प्रेशर है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/3 m/v C स्क्वायर होता है। अब यहाँ ये क्या है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए इसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पर प्रेशर का एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं। तो प्रेशर जो गैस ए एक्सर्ट कर रहा है वो क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 ρ1 C1 स्क्वायर। उसी प्रकार से गैस बी जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो क्या होगा, 1/3 ρ2 C2 स्क्वायर। ओके, तो इसकी मदद से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रूट मीन स्क्वायर का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे, दैट इज C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3P/ρ2 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे C2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, √3P/ρ2। उसी प्रकार से जब आप इसको थोड़ा रिजॉल्व करोगे तो आपको C1 का वैल्यू मिलेगा √3P/ρ1 मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, C1/C2 का रेशियो पता करके देखते हैं, ठीक है। C1 क्या है, 3P/ρ1 और C2 क्या है, 3P/ρ2 है। ओके, नाउ रूट और रूट तो कैंसिल हो जाएगा और 3P भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, C1/C2 इज इक्वल टू √ρ2/ρ1 आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन देखिए जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है गैस का, चलिए मान लेते हैं कि हमारा जो गैस A है, ओके, इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो R1 है। उसी प्रकार से जो गैस B है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो गैस B है इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न R2 है। ओके, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है ना, ये एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे। तो गैस ए का जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, अगर हम लोग उसको R1 ले रहे हैं तो ये C1 पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। गैस बी का अगर रेट ऑफ डिफ्यूज़न R2 ले रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी C2 पर। ओके, तो हम लोग इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, R1/R2 का जो रेशियो होगा ये आपका C1/C2 से इक्वल होगा, और C1/C2 किससे इक्वल है, इससे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि R1/R2 इज इक्वल टू √ρ2/ρ1। ओके, और यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ, माफ़ कीजिएगा, और यही है आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ओके, सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, ओके, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ टू गैसेस at given temperature, two gases at given temperature is inversely okay, rate of diffusion of two gases at given, ओके, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा, ठीक है, गिवन प्रेशर पर एक्चुअली ये काम होता है, ठीक है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस एट गिवन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of their densities, to the square root of their densities, ठीक है। सो ये आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का डेरिवेशन है, ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से बहुत आसानी से हम लोग इसको ग्राहम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा डेरिवेशन है गैस लॉज का, ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से हम लोगों ने उसे कंप्लीट किया। पहले पार्ट में हम लोग क्या किए थे, ये 4 लॉज को देखे थे, और आज के इस वीडियो में जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग क्या किए, ये 3 लॉज को देखे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।